नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। नोएडा में सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर बवाल हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने वाहनों और संपत्तियों में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की। बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन वृद्धि की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया और नोएडा में कई कंपनियों के कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और वे वेतन वृद्धि को अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने में लगे थे। पिछले 3 दिन से 4 दिनों से जारी यह आंदोलन आज सोमवार को उग्र और हिंसक हो गया। गुस्साए कर्मचारियों ने नोएडा के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रमुख सड़कों पर जाम लगा दिया। इससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई और आम लोगों को भारी परेशानी हुई। फेज 2 में चल रहे प्रदर्शन ने विशेष रूप से हिंसक रूप ले लिया और इस दौरान वाहनों और निजी संपत्तियों में भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इस प्रदर्शन के कारण नोएडा के कई इलाकों में यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग अपने गंतव्यों तक समय पर नहीं पहुंच पाए। खासकर दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजधानी लखनऊ से जनभवन में आज सोमवार को आदर्श माध्यमिक विद्यालय में नए भवन का उद्घाटन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया। आदर्श माध्यमिक विद्यालय में आधुनिक लैब, स्पेस लैब और एआई रोबोटिक्स जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। आदर्श माध्यमिक विद्यालय जनभवन में उस अभिनव प्रयास को आगे बढ़ाया है जो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के लिए एक मॉडल भी है और उस मॉडल को लेकर के आप लोग अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए लोगों को भी यहां बुलवा करके दिखवा सकते हैं। खासतौर पर सीएम कंपोजिट विद्यालय के जो मॉडल बन रहे हैं उसमें इसको आप वहां पे स्वीकार करके उस रूप में उसको आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास कर सकते हैं। एक भव्य भवन आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें 5 करोड़ 17 लाख रुपए कुल खर्च हुए हैं, जिनमें 4 करोड़ 70 लाख ही राज्य सरकार ने दिए हैं। शेष सीएसआर से गवर्नर मैडम ने इधर उधर से जुटा करके और कितनी हाई क्लास लैब्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, अच्छे क्लासेस बने हुए हैं। बच्चों के मन में एक उत्सुकता है और उसको पढ़ने की प्रति एक नई जिज्ञासा भी यहां पर हम सब ने देखा है और उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हमने अक्सर यहां पे देखा है, पहली बार हुआ जब राजभवन की टीम जन भवन के रूप में प्रदेश के अंदर रिपब्लिक डे के परेड में भागीदार बनती है। यहां के बच्चों के स्पोर्ट्स मीट होते हैं, यहां के बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का केंद्र आज यहां के विद्यालय और यहां के बच्चे बन रहे हैं। और ये प्रस्ताव जब मेरे सामने भी रखा गया कि राजभवन के विद्यालय में उसका अपग्रेडेशन होना है, उसको माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाना है, तो मैं सोचता था क्या बच्चे मिलेंगे, क्योंकि एक सोचने प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे, लेकिन सरकारी स्कूल भी किसी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा भी हम प्रयास अपने स्तर पर प्रारंभ करें। और आज ये आदर्श माध्यमिक विद्यालय उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस, वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की निर्मम हत्या पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी मौन रही। उन्हें भय था कि बोलने पर उनका मुस्लिम वोट ना खिसक जाए। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के सौदागर बंगाल की डेमोग्राफी में बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा की सरकार बंगाल में बन जाएगी तो उसी दिन यूपी की तरह यहाँ पर भी माफिया जहन्नुम में चले जाएंगे। सोनामुखी में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस को भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने की छूट ना दीजिए। ये लोग नवरात्रि आयोजन में व्यवधान पैदा करते हैं जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम सब मिलकर बंगाल का पुराना वैभव लौटा सकते हैं और मैं इसी आह्वान के साथ इसके बीच आया हूँ। सीएम योगी ने कहा कि बांग्लावासियों का आह्वान करते हुए मैं कहता हूँ कि दिल्ली में मोदी हैं और पश्चिम बंगाल में भी आप भाजपा सरकार लाएं। डबल इंजन सरकार दंगाइयों का इलाज कर देगी। तमलुक की धरती पर इस प्रकार की अराजकता को जन्म नहीं देने देना है।
लैंड जिहाद और लव जिहाद की घटना को हर हाल में रोकने के लिए आज बंगाल के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, बंगाल की हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बंगाल के हर व्यापारी को सुरक्षा देने के लिए, आज बंगाल की समृद्धि के लिए डबल इंजन की सरकार चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार बंगाल के अंदर बने, इसका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार की अराजकता, जिस प्रकार की गुंडागिर्दी, जिस प्रकार की लूट खसोट, जिस प्रकार की तुष्टीकरण, जिस प्रकार के दंगे आज बंगाल में हो रहे हैं, यही दंगे, यही अराजकता, यही गुंडागिर्दी 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की धरती पे भी होते थे, इससे ज्यादा होते थे। वहां हर तीसरे दिन एक दंगा होता था, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी, कोई पुरसा हाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, प्लान हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा, उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। कफ सिरप तस्करी करने वाले प्रयागराज के अतरसुइया थाना क्षेत्र के उदितगंज की मंडी बलुआ घाट निवासी विनोद कुमार वर्मा और उसके बेटे संस्कार वर्मा को सोनभद्र एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी प्रयागराज में ओम साई फार्मास्यूटिकल के नाम से फर्म खोलकर कफ सिरप की तस्करी करते थे और एएसपी मुख्यालय अनिल कुमार ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में गाजियाबाद के मेरठ रोड पर बनाए गए डिपो के जरिए बड़े पैमाने पर कफ सिरप बांग्लादेश बॉर्डर भेजे जाने की जानकारी मिली है। सोनभद्र में 18 अक्टूबर 2025 की रात कफ सिरप लदे जिन 2 ट्रकों को पकड़ा गया था, उनमें एक पर लदा माल प्रयागराज के दवा फर्म ओम साई फार्मास्यूटिकल का था और गाजियाबाद में कार्रवाई के दौरान भी इस फर्म की कई पर्चियां बरामद की गई थी। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को जिला कारागार गुरमा भेज दिया गया है। पकड़े गए दोनों तस्कर सरगना शुभम के करीबी बताए जा रहे हैं। आप लोग अवगत हैं कि अक्टूबर माह में हम लोगों ने यहाँ चेकिंग के दौरान स्कप कफ सिरप की 2 कंटेनर हम लोगों ने बरामद किए थे। इस संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर लोग भी पंजीकृत कराया गया था। तभी से दोनों अभियुक्त फरार चल रहे थे। हम लोगों ने अवैध मादक पदार्थों और कफ सिरप, जो नशीली कफ सिरप है, इसकी तस्करी के विरुद्ध जो है सघन अभियान चला रहे हैं। जो भी अभियुक्त इसमें पहले से संलिप्त रहे हैं या वांछित हैं, उन सबकी हम गिरफ्तारी कर रहे हैं। उसी क्रम में हमारी एसआईटी टीम ने इन 2 अभियुक्तों को, जो शुभम जायसवाल, जो इस पूरे कफ सिरप कांड का जो मुखिया है, सरगना है, उसी के करीबी 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, संस्कार वर्मा और विनोद वर्मा। ये चलुआ घाट थाना तरसुइया जनपद प्रयागराज के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा एक जो है ओम साई फार्मा कंपनी खोली गई थी। उसी ओम साई फार्मा के माध्यम से ये लोग जो है फर्जी इनवॉइस काट करके और उसमें स्कप कफ सिरप भर के कंटेनरों में और उसके आसपास नमकीन और चिप्स के पैकेट लगा करके उसको जो है तस्करी के लिए बांग्लादेश सीमा तक इसको जो है भेज रहे थे। आज इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों ही जो हमारा मुख्य सरगना है शुभम जायसवाल, उसके दोनों करीबी हैं। इनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। किडनी कांड के खुलासे के 12 दिन बाद पुलिस ने सरगना फर्जी डॉक्टर रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पुलिस ने आरोपी डॉक्टर रोहित, अफजल और ओटी मैनेजर अली पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में 25 हजार के नामिया सरगना फर्जी डॉक्टर रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कमिश्नरी पुलिस ने 3 फर्जी डॉक्टर अली, डॉक्टर अफजल के खिलाफ 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दे रही है। पुलिस ने आहूजा अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रीति आहूजा, उसके पति डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा,
एम्बुलेंस चालक शिवम अग्रवाल और मेड लाइफ और प्रिया अस्पताल के संचालकों को भी गिरफ्तार किया था। हापुड़ के धुलाना क्षेत्र में हुए एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बारात से लौट रही बस और ट्रक की आमने सामने की टक्कर हो गई, जबकि 13 लोग घायल हो गए। मृतक गाजियाबाद के डासना के रहने वाले थे। डासना निवासी डकराम कुरैशी के पुत्र की बारात रात करीब 1:30 बजे गुलावटी से लौट रही थी और तभी सामने से आ रहे ट्रक के साथ बस की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस ट्रक के नीचे जा दबी और दोनों वाहन सड़क किनारे खाई में पलट गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही डीएम अभिषेक पांडे और एसपी ज्ञानरंजित सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्काल राहत और बचाव कार्य शुरू कराया गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद और हाइड्रा मशीन की मदद से बस को ट्रक के नीचे से निकालकर उसमें फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि अन्य का उपचार जारी है। पुलिस द्वारा आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगरा में मतदाता सूची से नाम गायब होने और पात्रों के नाम न हटने की शिकायतों ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। भाजपा ने बूथ स्तर पर जांच शुरू कर प्लान बी के तहत वंचित मतदाताओं की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। एसआईआर अभियान के बावजूद जिले की मतदाता सूची में खामियों की शिकायतों ने चुनावी रणनीतिकारों की चिंता बढ़ा दी है। फॉर्म भरने के बाद भी सैकड़ों मतदाताओं के नाम सूची में नहीं है। वहीं आपत्तियों के बावजूद अपात्रों के नाम न कटना सियासी दलों के लिए चिंता का सबब बन गया है। इसे निपटने के लिए भाजपा ने प्लान बी बनाकर काम शुरू कर दिया है। भाजपा संगठन ने अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची का गठन अध्ययन शुरू किया है। महानगर और जिला स्तर पर टोलियां गठित कर बूथवार डाटा का मिलान किया जा रहा है और पार्टी पदाधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में ऐसे समर्थक हैं जिन्होंने फॉर्म 6 भरकर जमा किया लेकिन उनका नाम सूची में नहीं जोड़ा गया। वहीं विरोधियों की गड़बड़ियों और मृतक के या शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा गया था, मगर प्रशासन ने उन पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं की। ऐसे में भाजपा अब वंचित मतदाताओं की सूची तैयार कर रही है और बूथ अध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे घर घर जाकर वास्तविक स्थिति का पता लगाएं। जिन लोगों के नाम कट गए हैं या नहीं जुड़े हैं उनका ब्यौरा जुटाकर निर्वाचन कार्यालय को सौंपा जाएगा। पार्टी का लक्ष्य है कि आगामी चुनाव से पहले एक भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। आगरा में गैस की किल्लत के बीच घरेलू सिलेंडर 925 की जगह 1800 से 2000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। हॉकर्स और एजेंसियों की मिलीभगत के आरोपों के बीच प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। आगरा में घरेलू गैस की रिफिलिंग के लिए तय 45 जिलों के अंतराल और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में भारी कटौती ने कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। गैस एजेंसियों की कथित मिलीभगत से हॉकर चांदी काट रहे हैं। 925 रुपए की कीमत वाला घरेलू सिलेंडर जरूरतमंदों को 1800 से 2000 रुपए तक में बेचा जा रहा है और इस अवैध खेल पर लगाम लगाने के लिए अधिकारी मौन है। पिछले महीने पूर्ति विभाग ने कालाबाजारी के मामले में 4 गैस एजेंसियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप है कि पुलिस और विभाग ने इन मामलों की जांच आगे नहीं बढ़ाई और विभागीय सुस्ती के कारण अब सीधे तौर पर अधिकारियों और एजेंसी संचालकों के बीच सांठगांठ के आरोप लग रहे हैं। और हालांकि जिलाधिकारी अरविंद बंगारी ने बताया कि आपूर्ति अधिकारी से पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाएगी और सभी संदिग्ध एजेंसियों की सघन जांच की जाएगी। कालाबाजारी में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।